इस दुनिया में हर कुछ साल के बाद मौत का खेल होता है दोस्ती। इसका नाम रहता है होली ग्रेल, जिसमें 7 माही जादूगर अपने लिए सर्वेंट समन करके उन्हें लड़वाते हैं और आखिर में जो मास्टर और सर्वेंट अकेले बचते हैं उन दोनों को एक विश मिलता है जिसमें वो कुछ भी मांग सकते हैं। यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है, पर एक दिन अचानक से एक नौसिखिया लड़का सबसे सुंदर और पावरफुल में से एक सर्वेंट को समन कर देता। सीरो को थोड़ा भी अंदाजा नहीं हो रहा होता उसके साथ ये सब चल क्या रहा है, क्योंकि उसके डैड उसे ये सब के बारे में कुछ भी नहीं बताते। पेरेंट्स का जिम्मेदारी रहता है ये सब अपने बच्चों को बताने का, पर उन्होंने ये जिम्मेदारी पूरा नहीं किया होता और यहाँ तक कि उसे गोद भी लिया गया। चलो इंट्रो तो बहुत बता दिया, अब सीधे मेन कहानी में चलते हैं। सीरो का आँख खुलता है, उसे उठाई होती साकुरा जो सीरो के घर आते जाते रहती उसी का मदद करने के लिए, जहाँ पर ये अभी ब्रेकफास्ट कर रही होती और इनके कबाब में हड्डी बनने के लिए ये आ गई होती, जो रहती सीरो की टीचर और इस घर की मालकिन की बेटी भी। ये सब के बाद सीरो चले जाता अपना स्कूल, जहाँ पर वो काउंसिल के बाहर हीटर ठीक कर रहा होता और उसे ये काम करते हुए उसी की क्लासमेट ट्रीन उसे देख रही होती। तुम जो बिना सोचे समझे किसी की मदद करते रहते उसी के लोग तुम्हारा फायदा उठाते रहते, उसी के लिए थोड़ा तुम संभल के रहो। स्कूल से घर लौटते समय सीरो को इलिया बॉन्ड करती, अगर तुम उसे जल्दी से मन नहीं करती हो तो तुम मर जाने वाले हो। ये क्या हुआ अभी? दूसरे दिन बर्तन धोते समय सीरो गौर करता साकुरा का हाथ में लगा हुआ चोट। क्या सिंजी ने तुम्हें फिर मारा है? ऐसा बात नहीं है सेनपाई, मुझे अपने से चोट लग गया। स्कूल पहुंचकर सीरो को पता चलता साकुरा का भाई सिंजी जो आजकल बहुत कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है, तो वो चले जाता सिंजी को ढूंढने, जहाँ पर उसका मुलाकात कुछ लड़कियों से होता है, वो भी उसे वार्न कर रही होती। तुम्हें यहाँ पर से जल्दी घर चले जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पर आजकल बहुत क्राइम हो रहा है। क्राइम प्लेस को देखते हुए सीरो को याद आता 10 साल पहले का घटना, जहाँ पर उसका शहर पूरा जल के राख हो गया होता। ना ही वहाँ के लोग न ही उसके पेरेंट्स वहाँ पर बचे होते, वो जीने का उम्मीद खोने ही वाला होता। तब उसका मुलाकात होता किरिसुगु से और इसी ने अडॉप्ट किया होता सीरो को। तभी से वो ठान लेता उसी की तरह बनने का, द हीरो ऑफ द जस्टिस, जिसमें वो सबका मदद करेगा। ये सोचते सोचते उसका मुलाकात हो जाता सिंजी से। तुमने क्यों साकुरा को चोट पहुँचाया? मुझे नहीं पता तुम ये क्या बोल रहे हो, मैं सबके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। और चलो तुम यहाँ पर आई गए हो तो डोजो को साफ करते हुए जाना। सीधा साधा सीरो जब डोजो को क्लीन कर रहा होता तब उसे 2 ब्लेड का टकराने का आवाज आता। वो बाहर निकल के देखता तो 2 सर्वेंट आर्सर और लैंसर एक दूसरे से लड़ रहे होते और तभी वो सीरो को देख लेते। सीरो उस जगह से भागकर दूर आ जाता, पर लैंसर उस जगह भी आकर उसके दिल में स्टैब करके उसे मार देता। जमीन में पड़ा हुआ सीरो उसका आँख बंद होने लगता और उसे कोई दिख भी रहा होता। कुछ देर बाद उसका आँख खुलता और उसके सामने उसे लॉकेट मिलता। सीरो इस हालत में जैसे तैसे अपने घर पहुंच जाता, पर वहाँ पर भी लैंसर आ जाता उसे मारने के लिए। मुझे लगा नहीं था तुमसे मुलाकात मेरा फिर होगा। सीरो अपना सेफ्टी के लिए इस चीज को मेटल का बना देता और उस जगह से भागकर अपने घर के पीछे आ जाता, जहाँ पर लैंसर भी आके उसे मारने वाला होता है। तब गलती से वो समन कर देता सेबर को। क्या तुम ही हो मेरे मास्टर? अब से मैं तुम्हारा ऑर्डर फॉलो करूंगी। जिसके बाद सेबर चले जाती है अपना इनविजिबल स्वॉर्ड लेके लैंसर से लड़ने, पर अब लैंसर का लड़ने का मूड नहीं करता तो वो घर चले जाता। ये दोनों आपस में बात कर रहे होते, तभी सेबर को कुछ महसूस होता तो वो इस जगह से चले जाती। सीरो वहाँ पर आकर देखता तो वो लड़ रही होती आर्सल से, तो वो उनका लड़ाई रोकने के लिए गलती से अपना कमांड स्पेल वेस्ट कर देता, जिससे सेवर भी खुश नजर नहीं आ रही होती। जिसके बाद इनके सामने रीन आती, फिर वो उसके घर आती और उसे सारा बात समझा रही होती। तुम्हें चुना गया मास्टर बनने के लिए, तुम अपने हाथ में अपना कमांड स्पेल देख सकते हो। क्या ये वाला? हाँ, हर मास्टर को 3 कमांड स्पेल मिलता है जिससे वो अपने सर्वेंट से वो भी काम करवा सकते जिनमें उनका मन ना हो। अगर तुम अपना सारा कमांड स्पेल वेस्ट कर देते हो तो तुम मास्टर भी नहीं रह पाते हो। रीन सीरो को और भी होली ग्रेल के बारे में समझाने लगते, उसे समझ नहीं आ रहा होता है तो वो उसे किरी के पास ले जा रही होती, जो चर्च का प्रीस्ट रहता और रीन का गार्डियन भी। सीरो, तो तुम्हें चुना गया है मास्टर के लिए। अगर तुम्हें इसमें मन नहीं भी है फिर भी तुम्हें इसमें भाग लेना पड़ेगा। तुम सब जो ये होली ग्रेल बोल रहे हो आखिरकार वो है क्या? होली ग्रेल अपने आप में इतना ही पावर रखता है जो किसी का विश पूरा कर सकता है। मैं अभी भी तैयार नहीं हुआ हूँ इसमें पार्टिसिपेट करके किसी का भी खून खराबा करना। अगर तुम्हें इतना ही डर लगता है तो अपना सारा कमांड स्पेल वेस्ट कर दो, जिससे तुम मास्टर भी नहीं रह पाओगे। पहले तुम मुझे ये बताओ, अगर होली ग्रेल किसी इविल के हाथ में पहुँच जाए तो क्या होगा? अभी जो ये होली ग्रेल हो रही है 5वां बार, इससे पहले वाला में कुछ ऐसा ही हुआ था। करीब 10 साल पहले कन्वर्ट मास्टर ग्रेल को जीत लेता है, जिससे पूरा तबाही आ जाता है। सीरो का उसका पुराना यादें ताजा हो जाता है, जिससे वो डर जाता। तुम मुझे ठीक से बताओ उस समय क्या हुआ था? उस समय
पूरा मास्टर का ग्रेल छूने से पहले एक अच्छा इंसान ने उसे जीता होता है, पर वो अपनी जिम्मेदारी को पीछे हटकर उस ग्रेल को लेने से मना कर देता है, जिसके बाद तुम जानते ही हो क्या हुआ था। सीरो जगह से बाहर निकल जाता और ये ठाना होता है वो इस बार ग्रेल को किसी बुरे हाथों में पड़ने नहीं देगा। सेबर, मैंने सोच लिया इसमें पार्टिसिपेट करने का, क्या तुम मेरा साथ इसमें दोगी? तुम मेरे मास्टर हो, तुम मुझे कुछ भी ऑर्डर दे सकते हो, मैं तुम्हारा बात मानने के लिए तैयार रहूंगी। जिसके बाद ये सब अपने घर जा रहे होते तब वहाँ पर आरसल आके रीन को कुछ बोलने लगता। रीन, हमारा एनिमी हमारे सामने है, हमें अभी इस समय का फायदा उठाना चाहिए। तुम्हें मुझे ये सब बोलने की जरूरत नहीं, वैसे भी उसका मेरे ऊपर एहसान है तो मैं उसे जाने दे रही हूँ। इस बार मैंने ऐसा क्या कर दिया? तुम मेरे आरसल से ना लड़ने के लिए अपना कमांड स्पेल वेस्ट कर दिए, यही बात समझ लो। इनके बातों के बीच में इलिया वहाँ पर आ जाती है अपने सर्वेंट को लेकर बरसकर क्लास से। गुड इवनिंग बड़े भाई, और रीन तुमसे मिलकर अच्छा लगा। रीन आरसल से बात करके उसे दूर भेज देती जिससे वो वहीं से इनका मदद कर पाए। तब तक एकदम से इलिया भेज देती बरसकर को इनकी तरफ जिसे सेवा संभाल रही होती। दोनों ही अपने हथियार से एक दूसरे को कई टक्कर दे रहे होते। तब तक रीन उस पर अपना मैजिक और आसिल का अटैक मिलाकर वार करती जिससे उसका कुछ भी नहीं होता, क्योंकि उसके पास उसका खास एबिलिटी नोवल फैंटिज्म जो होता। सेबर और बरसकर को लड़ते हुए देखकर रीन सीरो को सलाह देती यहाँ से भागने का, पर वो भागने का छोड़ के रीन का पीछा करने लगता। सीन बदलता है कीड़ी की तरफ जहाँ पर उससे गिलामेस मिलने के लिए आया होता और दोनों को देखने से लग रहा होता इन्हें भी ग्रेल चाहिए कुछ मकसद की वजह से। और जो लोग भी गिलामेस को देख के कंफ्यूज हो रहे हैं तो चिंता मत करो, आगे पता चलने वाला है तुम्हें इसके बारे में। बस ये जानो ये बहुत बड़ा लेजेंड है। रीन इलिया का पीछा करते हुए जंगल में पहुँच जाती जहाँ पर वो शांति से उसे मार सके, पर वो तो अपने मैजिक से अपने चिड़ियों को स्वॉर्ड बनाकर उसी पर अटैक कर देती, जिसे सही समय पर आरसल रोक लेता। बेचारी उससे बचकर साइड में आ जाती जहाँ पर उसे सीरो मिलता। मैंने तुम्हें बोला था नहीं यहाँ से चले जाने को, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? छोड़ो तो चलो यहाँ से। फिर ये दोनों आ जाते हैं सेबर को देखने जहाँ पर वो जैसे तैसे करके बरसकर को मार देती, पर वो अपने एबिलिटी की मदद से अपने आप को फिर से रीजनरेट कर लेता। दूर कहीं से आरसल भी एक पावरफुल स्वॉर्ड से अटैक कर देता बरसकर के ऊपर। वहाँ पर बड़ा सा धमाका तो होता पर उसे कुछ नहीं हुए रहता। आरसल तो काफी अच्छा, मैं उससे इम्प्रेस हुई। चलो मैं तुम सबको जाने देती हूँ, बाय बाय बड़े भैया, मैं आपसे फिर मिलती हूँ। उनके जाते ही अचानक से सीरो के मुँह से खून का उल्टी होने लगता। इलिया अपना घर पहुंच के नहाने जा रही होती जहाँ पर उसके सर्वेंट उसे बोल रहे होते, आप इतना सीरो में रहम क्यों दिखा रही हो? मैं तो उसे बस तड़पाना चाहती हूँ क्रिस सुगु के बदले। दूसरी तरफ सीरो को होश आ गया होता और उसे अचानक से रीन दिखती तो वो डर आता। ठीक है, तो तुम्हें होश आ गया तो मैं चलती हूँ, और अगली बार जब हम मिलेंगे तुम मेरे दुश्मन रहोगे, तो तुम मुझे अभी क्यों नहीं मार दी? बस मुझे ये करना सही नहीं लगा। सीरो सेवर को ढूंढने जाता तो वो वही जगह मिलती है उसके घर के पीछे डोजो वाले प्लेस में। मुझे अब राहत लग रहा है तुम्हें देख के, जो तुम अब ठीक हो, क्योंकि मुझे लगा नहीं था तुम्हारे चोट अपने से हील हो जाएंगे। तो चलो मैं तुम्हें अब कुछ जरूरी इन्फॉर्मेशन देती हूँ। हम सब सर्वेंट्स का अलग अलग क्लास होता है, जैसे सेबर, लेंसर, आर्चर, राइडर, कास्टर, असैसिन और बरसकर। और यहाँ तक कि हम सब सर्वेंट्स का एक स्पेशल अटैक होता है नोवल फैंटिज्म, जो हम कुछ ही बार यूज कर सकते क्योंकि उसमें माना बहुत लगता है। इसका मतलब तुम्हारा असली नाम भी कोई सा होगा। ज्यादातर सब सर्वेंट अपना असली आइडेंटिटी अपने मास्टर को बताते हैं, पर तुम तो अभी अनस्किल्ड मेज हो। कोई बात नहीं, मुझे ये सबसे मतलब नहीं है, तुम्हें जैसा मन करे तुम वैसा ही करना। और तुम बस थोड़ी देर वेट कर लो, मैं तुम्हारे एक अच्छे से ब्रेकफास्ट बना रहा हूँ। थोड़ी देर के बाद सीरो सेबर का ब्रेकफास्ट तैयार करके उसे दे देता। फिर वो चले जाता फुजीमोरा के पास उनके लिए भी खाना पहुँचाने, जहाँ पर उसका पीछा करते हुए जबरदस्ती सेबर भी आ जाती। जब सीरो आर्चरी क्लब के अंदर रहता तब तक सेबर टहलते टहलते स्कूल के अंदर पहुँच जाती, जहाँ पर उसका मुलाकात होता है स्कूल के टीचर कुजुकी से। उनका बात आगे बढ़ने वाला होता तब तक सीरो आके सेबर को उस जगह से बाहर ले जाता। कुछ देर बीत जाता और उस जगह योको आई होती सीरो को फिर से आर्चरी क्लब में ज्वाइन करने का ऑफर लेके, पर वो फिर से उसे मना कर देता। ए सीरो, ये लड़की तब से हमारा पीछा क्यों कर रही है? ये मेरे डैड की जान पहचान वाली है जो अब से मेरे घर में रहेगी। ये सुनकर साकुरा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा होता, पर फुजीमुरा पता नहीं कैसे मान गई होती। घर आने पर पता चलता वो इसलिए मानी होती क्योंकि वो और साकुरा यहीं पर रहने का प्लानिंग बनाए होते, जिससे सीरो सेवर के साथ कुछ गलत हरकतें ना करे। रीन की तरफ दिखाया जाता है जो आजकल के बढ़ते हुए गैस लीक के बारे में जानने के लिए आई होती, और उस जगह पर उसे पता चलता ये सब कास्टर करवा रही है, यहाँ तक कि वो लोगों का आत्मा भी खा रही है जिससे वो खुद पावरफुल बन जाए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुम उसे जानबूझकर इग्नोर कर रही हो? मैं उसे बस इसलिए जाने दे रही हूँ क्योंकि वो हरदम अपने घर ही में रहता है, पर जिस दिन उसका मुलाकात मुझसे होगा वो उस दिन बचने नहीं वाला। सीरो की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डैड की सुबह से वादा कर रहा होता है, पापा चिंता मत करो, मैं आपका सपना पूरा करूंगा हीरो ऑफ द जस्टिस बनकर। ये आखिरी बार
होता है जब सीरो अपने डैड से बात किया होता है, क्योंकि उसके बाद उनका डेथ हो जाता है। सुबह हो गया होता है, ये तीनों ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं, जिसके बाद सीरो स्कूल अकेला जा रहा होता है, जिससे सीवर बहुत गुस्सा होती है। काउंसिल के अंदर सीरो जब अपने दोस्त से बात कर रहा होता है, तब वहाँ पर कुजुकी सर आके उसे अपने साथ ले जाते कुछ जरूरी बात करने के लिए। क्या हुआ तुम्हें, वो किसने बुलाए थे? फैसिलिटी ऑफिस में करन सर थे ये कंप्लेन लेके जो उनकी बेटी कल रात से गायब है, और तहकीकात करने से ये पता चला आखिरी वो सिंजी के साथ लड़ते हुए देखे गई थी। फिर उस लड़की का नाम पूछता तो उसे पता चलता जो गायब हुई है वो और कोई नहीं उसकी दोस्त आयुको है। आप सही बच्चों से निवेदन किया जाता है, स्कूल खत्म हो चुका है तो कृपया अपने अपने घर सीधे चले जाइए। सीरो जब आयुको को ढूंढ रहा होता है तब उसका मुलाकात रीन से होता है जो उसे मारने के लिए आई होती। तुम दूर हो जो अपने सर्वेंट को यहाँ पर नहीं लाए हो। पर क्यों, हम सब तो लोगों के सामने नहीं लड़ सकते है ना। पर यहाँ पर है ही कौन। रीन सीरो पर अटैक करने लगती तो वो उससे बच के क्लास के अंदर आ जाता और गेट लगा देता, पर वो तो बाहर ही से उसके ऊपर अटैक करने लगती। सीरो जैसे तैसे कर उससे बचकर बाहर निकल जाता उससे लड़ने के लिए। अब चलो जल्दी से अपना कमांड स्पेल मुझे दे दो वरना मैं तुम्हें मार देने वाली हूँ। रीन उस पर अटैक करने जा रही होती तब इन दोनों को किसी लड़की का चिल्लाने का आवाज सुनाई देता। वो दोनों बाहर आके देखते तो एक लड़की बेहोश मिलती। रीन जब उस लड़की को ठीक कर रही होती तब अचानक से उस पर अटैक हो जाता जिसे सीरो रोक लेता। सीरो जल्दी से उस जगह चले जाता जहाँ पर से ये अटैक आया था। वहाँ पर जाने से उसे पता चलता ये सब राइडर करवा रही है, जो फिर अचानक से सीरो को पेड़ में बांध देती और उसे मारने जा रही होती। तब वहाँ पर रीन आ जाती तो उस जगह से वो चले जाती। रीन सीरो का हाथ में चोट देखते हुए उस पर पट्टी लगा देती, फिर उसे वो अपने घर ले जाती जहाँ पर वो राइडर के बारे में अच्छे से बात कर पाए। ये सब का यही मतलब है हमारे स्कूल में कोई दूसरा मास्टर भी है और वही ये प्लान किया हो सकता है स्कूल के सारे बच्चों को सेक्रीफाइस करके उनसे माना गैदर करना। अगर हमें उन सब बच्चों को बचाना है तो हमें हाथ मिलाना पड़ेगा। सीरो उसका शर्त मान गया होता, फिर ये आपस में बात कर रहे होते जिससे एकदम से रीन गुस्सा हो जाती क्योंकि किरित्सुगु ने बिल्कुल भी फोर्स नहीं किया होता सीरो को मेज बनने के लिए। एक अच्छा मेज का काम होता है अपने बच्चों को इस सब के बारे में सिखाने का, पर वो उसे ये सब बात ना बताकर पहले डैड बनने का फर्ज निभाते हैं ना कि मेज बनने का। सॉरी मुझे माफ कर दो, मैं एकदम से गुस्सा हो गई थी क्योंकि मेरे डैड ने मेज बनने का फर्ज पहले निभाए थे ना कि फादर बनने का। ये सब के बाद सीरो घर जा रहा होता है तब उसे एहसास होता है सर उसका पीछा कर रहा है। तुम यहाँ से अब जा सकते हो, मैं एक्सपीरियंस हूँ पर फिर भी मैं एक मेज हूँ। ये बोल भी कौन रहा है, वो जिसके खूनी में नहीं है मेज बनने का। एक सच्चा मेज बिल्कुल ही कोल्ड ब्लडेड रहता है जो किसी को ही मार सकता है अपना गोल को अचीव करने के लिए। तुम रीन को इस चीज के लिए देख सकते हो, बिल्कुल ही परफेक्ट एग्जाम्पल है। तुम तो बहुत खुश हो गए क्योंकि उसके जरिए तुम्हें ग्रेल जो पाना है। मुझे ये फालतू का ग्रेल नहीं चाहिए, मुझे कोई इंटरेस्ट ही नहीं है क्योंकि मैं अपने जिंदगी में सब कुछ हासिल करके मरा हूँ। घर आने के बाद सीरो इन्हें देखता तो ये पूरे सेफ मिलते। फिर वो चले जाता सीवर के पास और उसे अपना और रीन का सारा बात बताता। ठीक है मुझे ये सबसे कोई दिक्कत नहीं है और ये चीज तुम्हारे लिए भी अच्छे हो। अगर तुम उसके साथ ऐसे ही काम करते रहते हो तो तुम भी एक्सपीरियंस बन जाओगे। और तुम्हें मैं ये भी सजेस्ट करना चाहती हूँ जहाँ से तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे। जैसा तुम बोलो मैं तैयार हूँ। दूसरे दिन स्कूल पहुँचकर सीरो को जिस जिस जगह पर मैजिक फील होता उस जगह पर रीन भी पहुँचकर उस चीज को तबाह कर देती। और ये सब करते समय उन्हें ये पता चलता राइडर और उसका मालिक कुछ खतरनाक ही प्लान कर रहे हैं। रीन को कुछ जरूरी काम आ गया होता तो वो घर के लिए जल्दी निकल गई होती। वहीं सीरो को घर जाते समय सिंजी मिलता और वहाँ पर ये पता चलता वही है राइडर का मास्टर। हाँ ये सब नहीं करवा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहते हो? चलो हाथ मिला लेते हैं। तुम पहले मुझे ये बताओ क्या साकुरा को भी सबके बारे में पता है? मेज फैमिली में ये सब बस अपने बड़े बच्चों को बताया जाता है तो मुझे ही बस पता है। तुम ये सब छोड़ के पहले मेरे सवाल का जवाब दो। मुझे नहीं काम करना है तुम्हारे साथ, मैं जा रहा हूँ। सीरो घर आने के बाद सीवर के साथ ट्रेनिंग करता, फिर वो ऑब्जेक्ट को मेटल बनाने वाला भी ट्रेनिंग करता और फिर जाके सीधे सो जाता। पर उसका जैसे आँख खुलता वो मिलता र्यूडू टेम्पल में जहाँ पर उसका मुलाकात कास्टर से होता। सेवर का तुरंत नींद खुल गया होता और उससे ये भी पता चल गया होता सीरो कहाँ पर है। तुम मुझे मार क्यों नहीं रही हो? मैं तुम्हें इतनी जल्दी मारने नहीं वाली। सबसे पहले तो मैं तुम्हारा माना निकालूंगी, फिर उसके बाद तुम्हारा कमांड स्पेल। वो गैस लीक समय तुम्हारा ही हाथ है ना, तुम ऐसे करके मासूम लोगों को मार क्यों रही हो? अरे यही तो कास्टर का काम होता है। सेवर र्यूडू टेम्पल पहुँच जाती जहाँ पर उसका मुलाकात किसी दूसरे सर्वेंट एसेसियन से होता तो यहाँ पर वो बिजी हो गई होती। जल्दी दो मुझे अपना कमांड स्पेल जो मैं अपने मास्टर को दे पाऊंगी। कास्टर सीरो से कमांड स्पेल छीन ही रही होती तब अचानक से उस पर आसर अटैक कर देता। तुम यहाँ पर कैसे? ये एसेसियन का बच्चा कर क्या रहा है? वहीं बाहर में ये दोनों लड़के एक दूसरे का स्वॉर्ड स्किल चेक कर रहे होते। तो तुम
सब भी एक साथ मिलकर काम कर रहे हो। अरे उसके साथ काम करे मेरी जूती, वो तो मेरा सर्वेंट है। तुम तो सीधा सीधा क्रियल का रूल तोड़ रही हो। तुम लोग देख पा रहे हो ना कास्टर का मैजिक का पावर, खुद सर्वेंट होते हुए भी किसी का मास्टर बन गई। आर्सर एकदम से जाकर कास्टर को मार देता, पर वो तो उसका छलावा रहता, असली वाला उसके पीछे आके उन पर अटैक करने लगती। आर्सर जल्दी से सीरो को बचा लेता, जिसके बाद ये यहाँ पर भी लड़ना स्टार्ट कर देते। कास्टर फिर से अपना अटैक करना कंटिन्यू करती, तो आर्सर सीरो को साइड में रखकर अपना नोवेल फैंटेजम यूज करता। दूसरी तरफ एसेसिन भी अपना नोवेल फैंटेजम यूज कर देता सेवर के ऊपर। अब चलो जल्दी से मुझे खत्म कर दो। मैंने सोचा था तुम्हारा एक ही बार में अटैक करके काम खत्म करने का, फिर तुम चिंता बच गई, उसी के लिए मैं तुम्हें जाने दे रहा हूँ। कास्टर ये दोनों को उसके साथ मिलने का ऑफर देती, पर ये दोनों तो उसे सीधा सीधा मना कर देते। तुम दोनों एक ही जैसे हो। वो उस जगह से चले जाती तो सीरो बहुत गुस्सा हो रहा होता आर्सर पर। तुम उसे जाने क्यों दिए? क्या तुम्हें पता नहीं वो कितना लोगों का जान लिया अब तक? मैं ही चाहता हूँ कास्टर लोगों का माना लेके खुद पावरफुल बन जाए, जिसके बाद वो बर्सर्कर को हरा देगी तो हमारे पास मौका ही मौका रहेगा। ये सब चीज के लिए बिल्कुल नहीं मानेगी। उसी के लिए तो मैं चाहता हूँ ये सब जल्द हो। हम सब लोगों को नहीं बचा पाएंगे अगर हम कुछ लोगों का सेक्रीफाइस ना दे तो। सीरो इस चीज के लिए बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि अगर वो इस चीज के लिए हाँ बोल देगा तो वो अपने डैड का सपना नहीं पूरा कर पाएगा। इतने में यासर गुस्सा होकर सीरो के पीछे में स्टैप कर देता। वो इस हालत में जैसे तैसे करके बाहर निकल जाता, जहाँ पर उसका मुलाकात सेवर से होता। आर्सल उस जगह भी आ जाता सीरो को मारने के लिए, पर उसका साथ एसेसियन देता और उसे प्रोटेक्ट करने लगता। सेवर मौका का फायदा उठाते हुए सीरो को घर ले जाती और उसका मरहम पट्टी कर देती। दूसरे दिन सेवर सीरो से लड़ते हुए ये गौर करती वो आर्सल का टेक्निक यूज कर पा रहा है, जिसके बाद सीरो चले जाता स्कूल, जहाँ पर उसका मुलाकात सिंजी से होता और वो उसे देखने के बाद पागलों की तरह हंसने स्टार्ट कर देता। कुछ देर बाद लंच ब्रेक हो गया होता और उसके क्लास के बच्चे भीड़ जमा कर बहुत शोर शराबा कर रहे होते। क्या हुआ सबको यहाँ पर किसे देख रहे हैं? उधर देखो ये सुंदर लड़की कब से किसी का वेट कर रही है। रीन का ध्यान सीरो में चले जाता तो वो उसे बुला लेते और ये देखने के बाद तो सब बच्चे हैरान हो गए होते। आओ बैठो यहाँ पर। मुझे अपना कमांड स्पेल यूज करना पड़ा आर्चर पर, और मैंने उसे ये ऑर्डर दिया तुम पर ना अटैक करने को। मुझे माफ कर देना, वो अचानक से कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रहा है। इस चीज के लिए तुम क्यों माफी मांग रही हो? छोड़ो। लंच ब्रेक खत्म हो गया होता तो सीरो उस जगह से जा रहा होता, पर उसे रीन रुकवा कर बोलती आज तुम क्लास क्यों नहीं बंक कर लेते? हम ऐसी बात करने वाले आज। पहले भी क्या तुम्हें पता था सिंजी के फैमिली बीच में आते हैं? नहीं, मुझे आज ही पता चला। उसने मुझे ऑफर दिया था उसके साथ मिलने का, पर मैंने उसे मना कर दिया क्योंकि मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहती थी। राइडर उस जगह पर मैजिक एक्टिव कर देती, जिससे वो बच्चों का माना खींचकर खुद पावरफुल बन जाए। सीरो साकुरा को देखने के लिए आया होता, तब उसे अजीब से क्रिएचर घेर लेते जिनका नाम गोलेम रहता। वो उस पर अटैक करते। उससे पहले सीरो अपना कमांड स्पेल को यूज करके सेवर को समन कर देता। वो इन सबको संभाल रही होती है, तब तक ये दोनों चले जाते सिंजी को ढूंढने। गोलेम से लड़ते समय सेवर के सामने राइडर आ जाती, वो जल्दी से उसे मार देती, पर तब पता चलता वो कास्टर का छलावा रहता। दूसरी तरफ ये दोनों सिंजी को ढूंढ लिए रहते। तुम गलत समझ रहे हो, ये सब मैं नहीं करवा रहा हूँ। सीरो क्लास के अंदर जाके देखता तो किसी ने पहले से राइडर को मार दिया होता, जिससे सब कुछ नॉर्मल हो गया होता। तुमने उसे क्यों मारा है? ये मैंने नहीं किया है। सिंजी रीन से डरते हुए तुरंत ही उस जगह से भाग जाता, जिसके बाद ये सब आपस में बात करते और पूरी तरह से श्योर हो गए होते कास्टर ने ही राइडर को मारा है। सीरो सबसे पहले तुम मुझे ये बात बताओ, थोड़ी देर पहले तुम कैसे पता लगा लिए स्टूडेंट्स का चोट कितना गहरा है? ये बात कुछ नया नहीं, मुझे आदत हो गया डेड बॉडीज देखने का। रीन को ये बात बिल्कुल नहीं समझ आता सीरो ने अभी ये क्या बोल दिया। कुछ देर के बाद एम्बुलेंस वहाँ पर आ जाता, जो बच्चे घायल थे उन्हें रेस्क्यू कर लेता। मुझे ठीक से तो नहीं पता चला वहाँ पर क्या हुआ था, पर राइडर ने कास्टर को मार दिया है। घर पहुँचते ही सेवर सीरो का सेफ्टी के लिए उसके साथ सोने का जिद करने लगती, जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे के थोड़े थोड़े दूर में सो जाते। चर्च के अंदर दिखाया जाता जहाँ पर सिंजी आया होता। तुम पहले मास्टर हो जो इतने जल्दी आउट भी हो चुका है। अगर मेरे ग्रैंडफादर को ये बात पता चल गया तो वो मुझे छोड़ने नहीं वाले। वो गधी राइडर किसी कामी की नहीं थी। देखने से लगता है तुम अभी भी लड़ना चाहती हो। तुम किस्मत वाले निकले जो मेरे पास एक एक्स्ट्रा सर्वेंट भी है। अब तुम्हें क्या हो गया? मुझे पूरा शक हो रहा है तुम्हारे दोस्त पर, क्योंकि उसका भी घर रिड्यू टेम्पल में। ये तो बस कोइंसिडेंट भी हो सकता है। वहाँ पर बहुत सारे लोग रहते, तो रीन सीरो को साइड में ले जाके धमकाने लगती, जिसके कारण वो मान जाता। ईसाई तुम जल्दी से अपना कपड़ा खोलो तो। अरे पागल हो गए हो क्या ठरकी?
तुम्हारे घर में बाप भाई नहीं है क्या? सीरो उसका बॉडी का पूरा अच्छे से तलाश कर लिया होता और उसे कहीं पर भी कमांड स्पेल नहीं मिलता, तो इसका मतलब ये मास्टर भी नहीं है। घर जाते समय उसे रीन मिलती जो गिलामेस पर नजर रख रही होती, और गिलामेस खुद भी नजर रख रहा होता है माटो फैमिली पर जो रहता साकुरा का परिवार। गिलामेस जैसे उस जगह से चले जाता है, रिन सीरो से एक सवाल पूछती, तुम्हें कैसे लगेगा अगर तुम्हें कोई बच्चों में बिना बताए किसी और परिवार में दे दे तो? अगर वो लोग मुझे खुश रख रहे हैं तो मैं भी खुश रहूंगा। रिन ने ऐसा सवाल क्यों पूछा होता है ये तुम्हें इस वीडियो के पार्ट 2 में पता चल जाएगा। डिनर करते समय फुजिमोरा सेवर को बोलती, तुम्हें पता सीरो बच्चों में बहुत ही मासूम था, यहाँ तक कि वो और किरीसुगी तो पूरे ही अलग थे, पर फिर भी वो उसकी तरह बनना चाहता था द हीरो ऑफ द जस्टिस। तुम ये बनना क्यों चाहते थे? बस ऐसे ही मुझे ये बनना है। सीरो अकेले रूम में यही बात को सोच रहा होता है, तब उसे आर्सल का बात याद आता। एक दिन तुम्हारे ये आइडियाज तुम्हें मौत के मुंह में खींच लेंगे। एकदम से रीन का आँख खुल जाता क्योंकि उसने सपना देखा होता आर्सल कैसे सर्वेंट बना। तुम ये कब तक करने वाली हो? हाँ मैं जा ही रही हूँ स्कूल। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ तुम आखिर उस बच्चे के साथ क्यों हाथ मिलाई? उससे अच्छा तो तुम कास्टरी से दोस्ती कर लेती। रीन स्कूल पहुँचते ईसाई के पास आती क्योंकि उसे जानना रहता कुजुकी सर के बारे में। मैं तुम्हें कुछ भी बोलने नहीं वाला हूँ, मुझे भी उनके बारे में जानना है, क्या तुम बता सकते हो प्लीज? वो जल्द ही शादी करने वाले अपने फियांसे के साथ जो कुछ ही समय पहले रिडू टेम्पल में आई है, और ये छोड़ के मेरे पास कुछ खास नहीं है बताने के लिए। रीन को शक हो जाता कास्टरी उनका फियांसे जो ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं, तो ये उनका भांडा फोड़ने के लिए प्लान बनाए होते कुजुकी सर में अटैक करने का। रात हो गया होता और ये वेट कर रहे होते कुजुकी सर का। फिर वो जैसे दिखते रीन उन पर अटैक कर देती, पर वो बच गए होते कास्टर के वजह से। सर आपको पता नहीं होगा ये कास्टर ही जो गैस लीक करवा रही है और लोगों को मारकर खुद पावरफुल बन रही है। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था वो ये सब करवा रही है, लेकिन मुझे ये सबसे मतलब भी नहीं है क्योंकि मैं भी तो एक खूनी हूँ। रीन जल्दी से कास्टर का ध्यान बटा देती जिसे सेवर को मौका मिल जाता कुजुकी पर अटैक करने का। सबको तो लगता उसका काम खत्म हो गया, पर उसे कुछ नहीं हुए रहता, जिसके बाद वो जैसे तैसे करके सेवर को उड़ा देता, फिर उसके बाद रीन को भी उड़ा देता। सीरो रीन को बचाने के लिए अपना पार यूज करता जिसमें वो आर्सर का वेपन को इमेजिन करता और वैसे ही कुछ बना लेता और लड़ने लगता। सेवर उस जगह पर आ गई होती तो कास्टर कुजुकी को लेकर वहाँ से उड़ आती। सीरो अभी तुम ये कैसे कर पाए थे? पता नहीं ये कैसे हो गया, मैंने खुद ये पहली बार किया है। सीन बदल के सिंजी की तरह दिखाया जाता है जहाँ पर उसे उसका नया सर्वेंट गिलामेस मिल गया होता। चलो जल्दी से मासूम लोगों को मार के उनका सोल खाते हैं। सिंजी गिलामेस के शोल्डर पर हाथ रख देता, पर वो उसे बच्चा समझकर माफ कर देता और बोलता, बस इतना ही, मेरा तो प्लान है ग्रेल जीत के पूरी दुनिया के लोगों को मारना। तुम सबको छोटा सा स्पॉइलर दे देता हूँ, ये गिलामेस आधा इंसान और आधा गॉड है। घर पहुँचते ही सेवर सीरो का हेल्प के लिए चिंता करने लगती तो वो उसे बताता मुझे ज्यादा चोट नहीं आया हुआ है, जिसके बाद वो जैसे सोने जाता उसका दर्द और भी बढ़ जाता। दूसरे दिन स्कूल में फुजिमोरा से पता चलता आज कुजुकी सर एब्सेंट है क्योंकि उसने बहाना बनाया होता है अपना बुखार का। घर के अंदर सीरो जब खाना बना रहा होता है तब दरवाजे पर कोई आया होता, वो वहाँ पर जाके देखता तो रीन बिना बताए आई होती। तीनों साथ में बैठकर बात कर रहे होते कास्टर पर कैसा अटैक किया जाए। अगर ये डायरेक्ट अटैक करते हैं तो वो अपने मतलब के लिए टेम्पल के लोगों को ही मार सकती है। मैं अभी ध्यान दी तुम इतने दूर क्यों बैठे हो? क्योंकि तुम मेरी जगह बैठी हो। डिनर का जैसे टाइम होता सीरो रीन को घूरने लगता, पर वो तो इस जगह पर आज रुकने का प्लान बनाई होती। थोड़ी देर के बाद फुजिमोरा खुशी खुशी आती और एकदम से रीन को देखकर डरे आती। अरे तुम क्या यहाँ कर रही हो? मुझे सीरो ने इनवाइट किया है डिनर के लिए। आधी रात में सीरो जब ट्रेनिंग के लिए जा रहा होता है तब उसे बाहर में रीन मिलती। आजा तुम भी बैठो, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती थी, तुम्हारे लिए मैजिक क्या है? मैं मैजिक सीखना चाहता था जिससे मैं औरों का मदद कर पाऊँ, और कोई बात नहीं है। तुम अपने लिए मैजिक नहीं सीखना चाहते थे? हाँ ये चीज मुझे अच्छा लगता है जो मैं औरों का काम आ पाऊँ। ये क्या बात हुआ? तुम मुझे देखो, मैं मैजिक सीखना चाहती थी क्योंकि मुझे खुद ही उसमें इंटरेस्ट था, पर तुम तो किसी और के लिए सीखना चाहते हो। ठीक है बाय बाय, मैं सोने जा रही हूँ, तुम्हें तो कल ही बताऊंगी मैं। सीरो जब अकेले में मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है तब उसे सेवर मिलने के लिए आती। तुम यहाँ आधी रात में क्या कर रहे हो? किरीसुगो ने मुझे सिखाया था कभी भी अपना प्रैक्टिस नागा ना करना। तुम्हारे ये लेफ्ट हाथ को क्या हुआ है? तुमने गौर कर लिया ये थोड़ा सा सोन पड़ गया, लगता है मेरा ज्यादा प्रोजेक्शन मैजिक करने की वजह से हुआ होगा। आर्सर वहाँ पर आ जाता है, उसे ये भी पता चल गया होता है सीरो का हाथ में जो ये हुआ है ये ज्यादा प्रोजेक्शन मैजिक को यूज करने की वजह से हुआ है, जिसके बाद वो उसके पास आके सीरो का मैजिक सर्किट को ठीक कर देता। तुम्हें ये सब कैसे
पता चला? क्योंकि मैं भी ये दौर से गुजर चुका हूँ, मेरे भी लेफ्ट हाथ में यही हुआ था। और अगर वैसे ही अपने आइडियाज में चलता तो उसे आगे जाके बस नाकामयाबी ही मिलने वाला है। सुबह होते रीन अपने साथ इन्हें बाहर घूमने के लिए लेकर आई होती। ये दोनों जहाँ पर भी जा रहे होते बस चबर चबर कर रहे होते, पर ये सबसे हटकर हमारी प्यारी सेवर बस खाने में फोकस करती। फिर उसके बाद वो बेसबॉल खेलने जाती और उसका एक भी निशाना ढंग से नहीं लग रहा होता। घर जाने समय अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाता तो ये बस पकड़ लेते। थोड़ी देर के बाद तीनों ये गौर करती ये बस का तो ड्राइवर दिख ही नहीं रहा है, जिसके बाद वो बस अचानक से जाके ब्रिज से टकरा जाता। ये सब इस जगह से बाहर निकलते तो इन्हें एहसास हो जाता ये सब अब फंस चुके हैं मैजिक बैरियर में। और फिर उनका मुलाकात होता कास्टर के वाटर गोलेम से। देख लो ये औरत मेरे कब्जे में, अगर तुम इसका सलामती चाहती हो तो मुझे अपना मैजिक सर्किट दे दो। यहाँ तक कि तुम्हारी पावरफुल सेवर भी मुझे नहीं हरा सकती, क्योंकि मैं लोगों का यहाँ पर माना जो खींच रही हूँ। तुम्हारे पास कोई भी चारा नहीं, अगर तुम मेरे साथ मिल जाती हो तो मैं भी तुम्हारा ग्रेल से इच्छा पूरा कर दूंगी। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी फालतू ग्रेल, तुम जल्दी से फुजीमुरा को आजाद करो। मैं समझ सकती हूँ तुम ग्रेल को इतना नफरत क्यों करते हो। मुझे सब कुछ पता है तुम्हारे बारे में, जो 10 साल पहले क्या हुआ था। जो भी हुआ जाने दो, मैं हूँ तो कास्टर, उसी के लिए मैंने कुछ जुगाड़ लगा के कुछ पता लगाया है जिससे मैं ग्रेल को बिना लड़े जीत सकती हूँ। लेकिन मुझे उसके लिए बहुत सारा माना की जरूरत है जो तुम्हारी प्यारी सेवर मुझे दे सकती है। अगर तुम मुझे सेवर दे देती हो तो मैं ग्रेल को समन कर लूंगी। तुम जैसे चुड़ैल के बातों में मैं नहीं आने वाला। चुड़ैल सब सुन के कास्टर बहुत गुस्सा हो जाती। सेबर उसे लड़ने जा रही होती पर सीरो उसे रोक लेता और कास्टर से अपना मैजिक सर्किट के बदले फुजीमोरा से सौदा कर लेता। अचानक से सेबर उसके ऊपर अटैक करने चले जाती। सीरो जल्दबाजी में अपना कमांड स्पेल यूज कर देता और मौका का फायदा उठाते हुए कास्टर अपना नोवल फैंटेजम रूल ब्रेकर यूज कर देती, जिससे सीरो के बचे हुए भी कमांड स्पेल कास्टर के पास चले जाते और अब से सेबर का मालिक बन जाती वही। जा तुम इसे ले लो। क्या तुम्हें अभी भी लग रहा मैं तुम्हें जाने दूंगी? जाओ सेबर अपने मास्टर को मार के आओ। सेबर न चाहते हुए भी सीरो पर अटैक कर देती, फिर उसके बाद अपने आप में कंट्रोल पाने लगती जिससे ये भाग जाए। ये क्या चल रहा है? सेबर का विल तो बहुत ही पावरफुल है। कास्टर पर अचानक से अटैक होना स्टार्ट हो जाता क्योंकि वहाँ पर आर्सल आ जाता, जिसके बाद वो ये बैरियर को तोड़ देता जिससे ये बाहर निकल जाते। कुछ देर के बाद सीरो को होश आता और वो मिलता रिन के घर में, जहाँ पर उसे वही पेंडेंट मिलता जिससे रिन ने पहले भी उसका जान बचाया होता। दूसरी तरफ कास्टर पहुंच जाती कीरी के पास ग्रेल का वेसल जानने के लिए, जिसके मदद से वो होली ग्रेल को समन कर पाए। तुम्हें क्या चाहिए यहाँ पर? सबसे पहले तुम एक सर्वेंट हो के यहाँ पर क्या कर रही हो? ये क्या बात कर रहे हो? मैं तो खुद एक मास्टर हूँ। अब जल्दी से लाओ ग्रेल का वेसल। कीरी उसे कुछ नहीं बताता तो वो उस पर गोलम से अटैक करवा देती। जा मत बता। एक ऊंची बिल्डिंग के ऊपर सीरो ढूंढ लेता रिन को। तुम्हें अब ये सब में इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम सेबर के मास्टर बने रह चुके हो। ये बोलकर रिन निकल जाती आर्सर के साथ उसे ये वार्निंग देते हुए, तुम ये सब चीजों से दूर हो क्योंकि इससे तुम्हारा मौत भी हो सकता है। ये सब के बाद सीरो घर आ गया होता और पहले के मुताबिक अभी बहुत अकेला महसूस कर रहा होता। दूसरी तरफ कास्टर सेवर को देखने के लिए आती जो अभी लाचार मिलती। ये सब में तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं देगा। तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? आप यहाँ कैसे आ गए मास्टर? मैंने तो आपको रिटू टेम्पल में रहने को बोला था। मुझे तो ऐसा कुछ याद नहीं है जो मैंने कहा था तुम्हें ये करने को। मुझे चर्च पर अटैक करना पड़ा जिससे मैं ग्रेल का वेसल ले पाऊँ, और तुम उसमें ही फेल हो गई। मुझे माफ कर देना मास्टर, मैं तो ये सब आप ही के लिए कर रही हूँ। रीन का अचानक से नींद खुल जाता और उसने फिर इस बार आसल का सपना देखा होता, जिसके बाद ये चर्च आए होते कास्टर को ढूंढने के लिए, जहाँ पर उन्हें खून दिखता और वो ये अंदाजा लगा लिए रहते हैं कीरी मरा नहीं, वो अभी भी जिंदा है। अंदर आते उनका जैसे मुलाकात कास्टर कुजुकी से होता, रिन उन पर अटैक कर देती। कास्टर ये सब चीजों से निपट रही होती तब तक रिन कुजुकी पर अटैक कर देती, लेकिन तभी आसल पार्टी बदल लेता और उसका साथ छोड़ देता। आशा तुम सोच क्या रहे हो करने का? तुम एंशिएंट ग्रीक की प्रिंसेस मीडिया हो ना, मैं अब से तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। अब जल्दी से अपना रूल ब्रेकर से मुझे स्टैप कर दो जिससे मैं रिन के कमांड स्पेल से आजाद हो पाऊँ। हाँ जरूर, मैं तो तैयार ही बैठी हूँ। कास्टर जल्दी से उस पर स्टैप करके उसके
उसका मास्टर बन जाती। उतने में ही कुजुकी आ रहा होता रीन को चोट पहुंचाने के लिए, पर इस बार उसे प्रोटेक्ट कर लेता हमारा सीरो। ये देखकर कास्टर वहाँ पर अपने ढेर सारा गोलेम्स को समन कर देती। रुक जाओ कास्टर, मैं एक ही कंडीशन में ज्वाइन करूंगा जो तुम इन दोनों को जाने दोगी। अगर ये मेरे रास्ते में नहीं आते तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। घर जाते समय रीन सीरो पर बहुत गुस्सा कर रही होती क्योंकि उसने अपना जान खतरे में रखकर उसे बचाया होता। जिसके बाद वो अचानक से रोना स्टार्ट कर देती और सीरो का हाथ पकड़कर उसे कहीं पर ले जाती। मैं इस चीज के लिए आर्सर को भी कुछ नहीं बोल सकती क्योंकि जब एक बार मुझे मौका मिला था कास्टर को मारने का, मुझे तभी उसे मार देना चाहिए था। मैं हमेशा ऐसा कुछ गलती कर देती हूँ जिससे मेरा प्यारा चीज भी मुझसे छीन जाता है। अगर तुम एक बार कामयाब नहीं होती हो तो इसका ये मतलब नहीं है तुम गलत हो। ये छोड़ो, पहले तुम मुझे ये बता तुम मेरा मदद करने के लिए क्यों आए थे? ये लो, मुझे तुम्हारे रूम में मिला था। आज मुझे सही मौका मिला है तो मैं तुम्हें बोल देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, इसी कारण मैं तुम्हें बचाने के लिए आया। रीन शर्माते हुए सीरो को धक्का मार देती और थोड़ा इमोशनल होते हुए बोलती, थैंक यू मेरा मदद करने के लिए। फिर ये सीरो के घर आने के बाद अपना डिस्कशन शुरू कर देते। मेरे पास सेवा नहीं तो क्या हो गया, मैं फिर भी लड़ना चाहता हूँ होली ग्रेल के लिए। मेरा रोकने से तुम रुकने वाले ही नहीं, तो करो अपना मन का। अब चलो जल्दी से मुझे चावल दो, हम दूसरे मास्टर के साथ काम कर सकते हैं क्या? मैं भी यही सोच रही थी, इसके लिए इलिया ठीक होगी क्योंकि उसके पास बरसकर है जो ग्रीक हीरो अर्क्यूरस है, क्योंकि बरसकर क्लास के सामने कास्टर क्लास बहुत ही वीक रहता है। कास्टर की तरह दिखाया जाता है जहाँ पर वो याद कर रही होती है वो समय जब उसे पहली बार एक मेज जिसका नाम आइटम रहता है उसने उसे समन किया होता, और वो बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं रहता कास्टर से क्योंकि उसके फैमिली जो बिजनेस करते हैं उसमें माना बहुत सारा लगता है और उतना माना तो अभी कास्टर के पास नहीं होता है। उसी के लिए आइटम कास्टर को थप्पड़ मार के बारिश में छोड़ देता है चुड़ैल कहकर, अरे मुझे ये कास्टर नहीं चाहिए, क्या उसके बदले मुझे कोई और सर्वर मिल सकता है? पहले तुम्हें उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना पड़ेगा, फिर ही तुम अपना नया कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हो किसी और सर्वेंट के साथ। आइटम आया होता अपना वर्क प्लेस को देखने जहाँ पर वो ये पाता कास्टर उस जगह को पूरी तरह से तबाह कर दी होती। उसी के लिए ये उसे गुस्सा कर उसे ऑर्डर दे देता अपने आप को मार लेने को, पर उसका कमांड स्पेल तो बिल्कुल ही वेस्ट हो जाता क्योंकि उसने अपना रूल ब्रेकर यूज कर दिया होता। फिर कास्टर उसे एक इल्यूजन में डाल देते जिससे वो धीरे धीरे करके जलना स्टार्ट हो जाता। कहीं से वहाँ पर लैंसर आ जाता और कास्टर को बाहर चोटिल छोड़ देता। लगता है मैं यहाँ पर भी ऐसे ही मर जाने वाली हूँ। वो उस जगह से डिसअपेयर होने वाली होती तब उस जगह पर कुजुकी आ जाता और उसे अडॉप्ट करके अपने घर में ले जाता और तभी से ये उसका मास्टर भी बन जाता। कास्टर का फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो गया होता है जिसके बाद इलिया की तरफ दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने मेंशन से ये दोनों पर नजर रख रही होती। रेसलिट और सेला जाओ उन दोनों को यहाँ पर लेकर आओ। तभी उस जगह पर सिंजी और गिलामेस का भी एंट्री हो जाता जो ग्रेल का की लेने के लिए आए होते जिससे वो उसी को समन कर पाए, और ग्रेल का चाबी रहता है इलिया का हाथ पर। कैसे ये तुम्हें आगे वाले पार्ट में पता लगने वाला है। ये दोनों इलिया को प्रोटेक्ट करने के लिए सीधे चले जाते चैट गिलामेस से लड़ने के लिए जो कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाते उसके नोवल फैंटेजम से। इलिया उस जगह पर आ जाती और इनका ये हाल देखकर बहुत गुस्सा होने लगती। अरे गुड़िया रानी तुम आ गई, बरसकर इसे मार दो। गिलामेस हल्का सा चेक कर रहा होता ये समय का बरसकर कितना स्ट्रॉन्ग है, पर उसी से वो मर जाता। सिंजी सियाना बनकर उसे देखने आता तभी वो अपने आप को रिजनरेट कर लेता। और क्यूरस मैंने सुना तुम्हारे पास 12 जिंदगी है, तो देखते हैं तुम कितना देर टिकने वाले हो। बरसकर सबसे स्ट्रॉन्ग है, तुम उसे नहीं हरा सकते हो। 10 साल पहले का दिखाया जाता फोर्थ होली ग्रेल का लड़ाई के बाद इलिया को विजन आता उसकी मॉम आयरिस का, जिसमें वो कह रही होती है उसके पति ने उन सबको धोखा दिया है होली ग्रेल को ना अपना कर। इलिया इस बात पर बिल्कुल नहीं विश्वास करती, पर उसे विश्वास करना पड़ता क्योंकि उसके डैड जो रहते किरित्सुगु वो लड़ाई के बाद इसे मिलने के लिए नहीं आते। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता और एक दिन अचानक से इलिया ये पाती ये सारे सर्वेंट बनाए जा रहे हैं उसी को सर्व करने के लिए, और उसे ये भी पता चलता वो खुद आर्टिफिशियल ह्यूमनॉइड है जो बनाई गई है इसी के परिवार का कुछ मकसद पूरा करने के लिए। कुछ दिन बाद इलिया मिलती लेस्लिट और सीरा से और उन्हीं के गाइडेंस से एक छोटी सी बच्ची समन की होती बरसकर को। बेचारी बच्ची का तो मन भी नहीं रहता इस लड़ाई में पार्टिसिपेट करने का। इलिया और बरसकर दोनों अपना बॉन्डिंग बढ़ाने के रिचुअल कर रहे होते तो वो बिछड़ जाती है बरसकर से। उस जगह पर बहुत सारे भेड़िया भी आ जाते और उसे बहुत चोट पहुंचाए होते। बरसकर उसे ढूंढ कर बचा लेता और तभी से इनका बॉन्डिंग बहुत ही अटूट बन जाता। ये फ्लैशबैक यहीं पर खत्म हो जाता और रीन और सीरो इस जगह पर पहुंच गए होते। अरे हरक्यूलिस कितना मुझसे मेहनत करवाओगे, चलो हार मान जाओ। गिलामेस बरसकर का इतना लड़ने का जोश देखकर अपना नोवल फैंटेजम यूज करता गेट ऑफ बेबीलोन जिसमें वो अनगिनत स्वॉर्ड से अटैक
करने लगता और उसके बाद उसे बहुत सारे चेन में ही बांध देता। ज्यादा मेहनत करने का कोशिश मत करना, क्योंकि ये बेहोश चेन के सामने गॉड भी नहीं टिक पाते। तुम हार तो मानने नहीं वाले हो, इसी के लिए मैं ही तुम्हें मार देता हूँ, तो झेलो इसे। गिलामेस उसे तो मारता, उसके साथ वो इलिया को ही मार देता। ये देखकर सीरो वहाँ जाने का कोशिश करने लगता, पर रीन उसे रोक लेती। बहुत अंधेरा है, मैं देख नहीं पा रही हूँ, बस अगर तुम मेरे साथ हो ना, अब मुझे थोड़ा सा राहत लग रहा है। बस अगर इलिया का ये हाल देखकर एक आखिरी बार कोशिश करता, पर एक ही स्ट्राइक में मारा जाता। हरक्यूलिस, तुमने साबित कर दिया तुम कमजोर नहीं थे। अच्छा बस अगर तुम अभी मेरे पास हो, तुम बिल्कुल मेरे फादर की तरह हो। गिलामेस इलिया का दिल निकाल कर उस जगह से जा रहा होता, तब उसे सीरो रोक लेता। अरे तुम जो सेबर के मालिक हो। अब चलो जल्दी से अपना जान का भीख मांगो मुझसे। तुम अपने कदम भी लाए तो मैं तुम्हारे मास्टर को मार देने वाली हूँ। ये धमकी सुनकर गिलामेस मुस्कुराते उस जगह से जाने लगता। तुम दोनों हमारे साथ मिल क्यों नहीं जाती हो? कोई जरूरत नहीं है, देखना तुम पछताओगे। दोनों इलिया को दफना देते और बेचारे सीरो को ये भी नहीं पता चलता वो उसकी बहन थी। इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं खत्म होता। अगर तुम्हें पार्ट 2 चाहिए तो इसमें अच्छे से रेस्पॉन्स दिखाओ, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करके। मैं वीडियो 6-7 दिनों में लाने का कोशिश करूंगा। बस तुम ये मत बोल देना जल्दी चाहिए, क्योंकि टाइम लगता है ना थोड़ा क्वालिटी वीडियो बनाने में।